आपको पता चलेगा 1937 में केवल जवाहरलाल नेहरू ने कांग्रेस के अधिवेशन में लखनऊ में ये कह दिया था कि भारत के अंदर समाजवाद आएगा। ये जितने पूंजीपति धन्ना सेठ थे, टाटा बिरला, इनने एक खुली चिट्ठी लिखी कि ये ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए नेहरू को। और इन्हीं लोगों ने 1942 में मुंबई के अंदर पूरा घोषणा पत्र तैयार किया था, आजादी के बाद कैसे चलेगा हिंदुस्तान। आप अगर उसको पढ़ लो, वो आपको इंटरनेट पे आज भी मिल जाएगा। उसमें इन लोगों ने लिख दिया था कि आजादी के बाद हम चलाएंगे हिंदुस्तान। तो शिवदास घोष जब जेल में थे, उन्होंने देखा और समझ लिया कि इतने ज्यादा लोगों ने जो कुर्बानियां दी हैं, भगत सिंह हंसते हंसते फांसी के फंदे पर झूल गए थे, ये कुर्बानियां उन्होंने दिखाया बेकार जा रही हैं। उन्होंने दिखाया कि हिंदुस्तान के अंदर वहां जब 1917 में मजदूरों ने अपना राज रूस में कायम कर लिया, दुनिया भर के धन्ना सेठ पूंजीपति डर गए। इधर चीन के अंदर भी मजदूर क्रांति की तैयारी कर रहे थे। हिंदुस्तान का पूंजीपति धन्ना सेठ इतना डर गया कि क्रांति के नाम से ही पत्थर कांपने लगा। और गांधी जी अहिंसा का नारा देकर, जो गांधी जी को उन्होंने लाकर सर पर बिठाया कि वो केवल अहिंसा की बात करें। आपको पता होना चाहिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन में ये सारे लोग, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खान, ये सब गांधी जी के साथ खड़े हुए थे। भगत सिंह गांधी जी के आह्वान पर पढ़ाई छोड़ने वालों में भगत सिंह थे। लेकिन केवल कुछ पुलिस वालों को, जो कि जनता के ऊपर जुल्म कर रहे थे, उनको जब भीड़ ने बंद करके थाना जला दिया, केवल उस नाम पर पूरा हिंदुस्तान जो खड़ा हो गया था। आपको पता होगा सविनय अवज्ञा आंदोलन, जो हजामत बनाने वाले थे, उन्होंने अंग्रेजों की हजामत बनाने से इनकार कर दिया। जो कपड़ा धोने वाले थे, उन्होंने अंग्रेजों के कपड़े धोने से मना कर दिया था। पूरे अधिकतर हिंदुस्तानियों ने अंग्रेजों के पास काम करने से मना कर दिया था, वो बाहर आ गए थे। सबने अपनी जिंदगी दांव पर लगा दी और ये सारा इतना बड़ा जो आंदोलन खड़ा हो गया, लग रहा था कि अब तो हिंदुस्तान आजाद हो जाएगा। लेकिन वो केवल गांधी जी की एक बात से वो आंदोलन को वापस खींचा गया कि चंद अंग्रेज पुलिस वाले मारे गए चौरी चौरा। तो ये जब हिंदुस्तान में समझ में आ रहा था, शिवदास घोष ने दिखाया कि कितना डरे हुए थे इंकलाब से। इनको डर लगने लगा था कि ये तो जनता ने अपने हाथ में ले लिया, ये तो हमारे हाथ में रहा ही नहीं। और चूंकि इंकलाब से डरे हुए थे, इसीलिए इन लोगों ने जो आजादी आंदोलन चलाया, उसमें ना धार्मिक बंटवारे पे इन्होंने कोई वो दिया, कोई स्टैंड नहीं लिया, उसको कम करने की कोशिश नहीं की। शिवदास घोष दिखा रहे हैं कि कैसे गांधी जी भारत में राम राज्य लाएंगे, कहकर गांधी जी ने आंदोलन चलाया। राम राज्य लाएंगे यानी धार्मिक आधार। हम सबको क्या लगता है, हम सबको बताया जाता है ना, दे दी हमें आजादी बिना खड़क बिना ढाल, साबरमती के संत ने कर दिए कमाल। शिवदास घोष ने हमको दिखाया कि ये रूस की क्रांति से डरे हुए थे। हिंदुस्तान का मजदूर वर्ग कहीं हिंदुस्तान में क्रांति ना कर दे, इससे डरे थे। इसीलिए इनने ऐसे नारे उछाले कि आम जनता नहीं आए। इन्होंने राम राज्य की बात कही, किसकी जगह थी? क्या भारत के मुसलमानों के लिए जगह थी राम राज्य? क्या भारत का जो दलित मेहनत कश तबका था, उसकी क्या जगह होती राम राज्य के अंदर? राम राज्य की अवधारणा लेकर आ रहे थे। तो इसीलिए शिवदास घोष ने दिखाया कि एक बड़ा तबका, मुसलमानों का एक बड़ा तबका, जिसने 1857 में कंधे से कंधा मिलाकर इस देश के अंदर कुर्बानी दी थी,
वो तबका आजादी आंदोलन से कट गया। दलितों का तबका शामिल नहीं हो पाया आजादी आंदोलन की मुख्य धारा में, नेतृत्व में नहीं आ पाए। और ये क्यों किया गया? केवल इनकलाब से डरकर, क्योंकि इनकलाबी लोगों के लिए कोई हिंदू मुसलमान या दलित नहीं होता। इनकलाबी लोगों की एक ही जात होती है, मेहनत करने वाले की जात। वो केवल दो जात मानते हैं, एक मेहनत करने वाले, दूसरे उनकी मेहनत को लूटने वाले। तो इसीलिए शिवदास घोष ने दिखाया कि कैसे आजादी से पहले ही हिंदुस्तान के अंदर पूंजीपति धनना सेठों ने अपनी पकड़ कायम कर ली थी। और उन्होंने दिखाया कि हिंदुस्तान के अंदर 1926 में जो सीपीआई बनी थी, इस सीपीआई ने कैसे आजादी आंदोलन को समझा नहीं, और आजादी आंदोलन को न समझने के चलते नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जो सही धर्मनिरपेक्ष लड़ाई लड़ रहे थे, उनके साथ खड़े होने के बजाय उनको दरकिनार करके ये लोग कहां खड़े रहे, किसके साथ खड़े? लाल झंडा लेकर मजदूरों को तो इकट्ठा कर लिया, लेकिन जिन नेताजी सुभाष चंद्र बोस के साथ खड़े होने की जरूरत थी, उनके साथ खड़े नहीं थे। उनको इसीलिए सुभाष चंद्र बोस को यहां साथ नहीं मिला। ये जो सावरकर को लेकर फिल्म आई है अभी, इसमें वो लोग कह रहे हैं कि सावरकर ने प्रेरित किया था सुभाष चंद्र बोस को। हम पूछते हैं, प्रेरित किया था तो तुम्हारी हिंदू महासभा उस समय क्यों अंग्रेजों की फौज में भर्ती करवा रही थी? क्यों आजाद हिंद फौज को समर्थन दो कहकर क्यों नहीं चले गए सारे हिंदू महासभा वाले? क्यों नहीं चले गए सारे आरएसएस वाले अपनी लाठियां उठा के वहां सिंगापुर की तरफ, जहां आजाद हिंद फौज लड़ रही थी? तो शिवदास घोष ने दिखाया कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में अगर हिंदुस्तान का मजदूर वर्ग संगठित हो पाता तो आजादी कुछ और तरह की होती। और उसके बाद धीरे धीरे लड़ाई लड़ते लड़ते इस देश में मजदूर राज कायम हो सकता था। हम लोग आज क्या देखते हैं? आप लोगों ने तो ये जो रिपोर्ट आई थी, 2 रिपोर्टें आई है ना बड़ी बड़ी। हम लोग क्या ये बात केवल ये कह रहे हैं? क्या ये कम्युनिस्टों के दिमाग की अकेली उपज है कि इस देश के अंदर मालिक और मजदूर हैं? आप लोगों ने ऑक्सफैम की रिपोर्ट पढ़ी होगी, कुछ समय पहले रिपोर्ट आई ऑक्सफैम की। और ऑक्सफैम की रिपोर्ट मतलब केवल ऐसा नहीं था कि उन्होंने अपनी मनगढ़ंत रिपोर्ट दे दी। मैं आपके सामने कुछ बिंदु रख रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। ऑक्सफैम की रिपोर्ट क्या कहती है? और ये सरकार के आंकड़ों को उठाकर ऑक्सफैम ने अपनी रिपोर्ट तैयार की है। ऑक्सफैम कह रहा है भारत के केवल जो 21 सबसे बड़े अरबपति हैं, उनके पास हिंदुस्तान के 70 करोड़ लोगों से भी ज्यादा दौलत है। हिंदुस्तान के 70 करोड़ लोग मतलब 50% लोगों से भी ज्यादा दौलत केवल 21 अरबपतियों के पास। वो क्या कह रहे हैं? हिंदुस्तान के अंदर 2000 में अरबपतियों की संख्या कितनी थी? केवल 19। और आज कितनी है? 199। कौन सी खेती कर रहे हैं जो इस तरह से अरबपति बनते जा रहे हैं? यही रिपोर्ट कहती है कि पिछले ये जब लॉकडाउन चल रहा था, रोज 70 अरबपतियों ने, 70 करोड़पतियों ने हिंदुस्तान में। ये रिपोर्ट क्या कहती है? कोरोना महामारी में जब सरकारी कर्मचारियों की तनख्वाह काटी गई, उनको पूरी तनख्वाह नहीं दी गई, सारे सड़क किनारे के छोटे छोटे
धंधे सब बंद थे, आम आदमी कंगाल हो रहा था। उस समय भारत के जो पूंजीपति हैं, इनको रोज इनकी दौलत में 3608 करोड़ रुपए का रोज इजाफा होता था। जब कोरोना में जब सब कुछ बंद था, लॉकडाउन के दौरान जब आम आदमी कंगाल हो रहा था, इनकी संपत्ति रोज बढ़ रही थी 3608 करोड़ रुपए। तो बोल रहे हैं कि भारत में 5% लोगों की, उनका भारत की 62% संपत्ति के ऊपर कब्जा है। भारत की 40% संपत्ति जो है, यानी वो कह रहे हैं 2012 से 2021 में जितनी संपत्ति पैदा हुई ना पूरे हिंदुस्तान में, ये 140 करोड़ लोगों ने जितनी मेहनत की, जितनी संपत्ति पैदा की, उसका 40% केवल 1% लोगों की जेब में गया। ये ऑक्सफैम रिपोर्ट कहती है, और इस रिपोर्ट की सच्चाई कोई झुटला नहीं पाया। तो मतलब क्या है, ये कैसे अमीर होते जा रहे हैं, यही आपको समझना पड़ेगा। हिंदुस्तान का पूरा सिस्टम चंद लोगों को अमीर बनाने के लिए कैसे काम कर रहा है। हम लोग, आप ये देखिए, मजदूरों के, कर्मचारियों के हितों को खत्म किया जा रहा है, कानून बदल दिए गए, और ये जो एनपीएस लाया गया है, जिसके खिलाफ अभी सरकारी कर्मचारी लड़ाई लड़ रहे हैं, ये समझ ही नहीं पा रहे कि एनपीएस क्यों लाया गया। एनपीएस का एक जरूरी प्रावधान क्या है, आपकी पेंशन का पैसा शेयर मार्केट में लगाया जाएगा। ये 2004 में जो पीएफआरडीए जो बना हुआ है, देख लीजिए, वो पूरा आपकी पेंशन का पैसा कहां लगा रहे हैं, इधर शेयर मार्केट में। और शेयर मार्केट के बारे में हिंडनबर्ग की जो रिपोर्ट आई, उसने दिखा दिया कि कैसे, मतलब ये अदानी जिसकी संपत्ति 2021 में केवल 20 लाख करोड़ थी, मतलब $20 बिलियन थी, इसकी संपत्ति 2023 में $121 बिलियन, 121 लाख करोड़, समझ रहे हैं, वो डॉलर। कैसे हो गई इतनी संपत्ति? तो आपकी जेबें जो कम होती जा रही है, आपको जो अपने बच्चों को पालने के लिए रोज कई गुना मेहनत करनी पड़ रही है, क्यों हो रहा है ये? आपका पैसा कहां जा रहा है? ये पैसा जा रहा है अदानियों की जेबों में। बिजली आपकी महंगी की जा रही है। ये लोग और क्या कह रहे हैं, सरकारी अस्पताल बंद कर दो, सबको मेडिक्लेम पकड़ा दो, मेडिकल इंश्योरेंस पकड़ा दो। मैं समय नहीं है, नहीं तो इन सबकी रिपोर्टें उठा के आपको दिखाता कैसे लोग रिपोर्ट लिख कर दे रहे हैं। बिरला अंबानी ने जो रिपोर्ट दी थी, उसके आधार पर शिक्षा महंगी हो गई, उनने 2003 में रिपोर्ट दी थी। तो क्या है इसका हल? आप देखिए, जब जब जनता समझने लगती है, तब तक हिंदू मुसलमान शुरू हो जाता है। और केवल हिंदू मुसलमान ही नहीं, अगर हिंदू मुसलमान को केवल आपस में लड़ाओगे तो भी हिंदू कितने, 85%, किसी ना किसी दिन वो समझ जाएंगे, तो उनको भी आपस में लड़ाओ, उनको भी जातियों में लड़ाओ। जो पार्टी हिंदू राष्ट्र की बात करती है, वही पार्टी ब्राह्मणों का अलग सम्मेलन करती है, क्षत्रियों का अलग सम्मेलन करती है। क्यों भाई? अगर आप हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हो, सबको, सारे हिंदुओं को तो कम से कम एक करो। नहीं, असल मकसद क्या है? इतनी फूट डालना कि अदानी की जेब भरती रहे, आप गरीब होते रहे, आप मशीन बनते रहे। और जब जब इस देश का नौजवान खड़ा होने लगता है, नए शराब के ठेके खुल जाते हैं। अफगानिस्तान से वैसे लड़ाई है,
लेकिन अफगानिस्तान की ड्रग्स मुंद्रा पोर्ट पर उतरती है इस देश के नौजवान के फेफड़ों में और उसके दिमाग में लगातार पहुंचती रहती है कि कोई नौजवान इनकलाब की बात ना करे। और इसीलिए एक तो इनकलाब की बात करने वाले नौजवानों को शराब नशे में डुबा दो, उनको वहशी भेड़िया बना दो, हर ये तो मोबाइल है इसमें फ्री का डाटा दो और इसके माध्यम से अश्लीलता इतनी फैलाओ कि छोटे छोटे बच्चे आज क्राइम करने लग गए हैं और पता चलता है मोबाइल में कौन वीडियो देखकर क्राइम कर रहे हैं। ये क्या अपने आप हो रहा है? जानबूझकर किया जा रहा है। अब सरकार के खिलाफ एक बात लिख दो, आपकी बात ब्लॉक हो जाती है। लेकिन ये हजारों लाखों अश्लील वेबसाइटें चल रही हैं, इनको ब्लॉक क्यों नहीं किया जा रहा? जानबूझकर चलाई जा रही है ताकि हमें भेड़िया बनाकर रखा जाए। वो नौजवान जिसने भगत सिंह, अशफाकुल्लाह खान, राम प्रसाद बिस्मिल का रास्ता अपनाया था एक समय, वो वैशी बनकर रह जाए, इनकलाब की बात न करे। ऐसे समय में हम शिवदास घोष को याद कर रहे हैं। इन्होंने जो तरीका दिखाया था उस रास्ते पर बनी है सीपीआई कम्युनिस्ट पार्टी। और मैं दावा करता हूं हमारे एक एक नौजवान को आप देख लीजिए, सुबह घर से रोटी बांध कर निकलेगा, लोगों के बीच में जाकर इस व्यवस्था की सच्चाई बयान करेगा, घूमेगा। इस पार्टी से कोई वो नौजवान नहीं जुड़ता जो लेने के लिए आया हो, इस देश के हालात बदलने के लिए, इस देश के अंदर इनकलाब लाने के लिए। अपने आप को जो ओन कर रहे हैं उन नौजवानों की पार्टी है एसयूसीआई पार्टी। और इसीलिए जब शिवदास घोष ने कहा था कि कम्युनिस्ट होने के लिए केवल कम्युनिस्ट का नाम रखने या लाल झंडा पकड़ के चलने से नहीं चलेगा, लेनिन ने जो रास्ता दिखाया था इनकलाब का रास्ता, उसके अलावा जो सही कम्युनिस्ट पार्टी होगी उसके कार्यकर्ताओं, उसके नेताओं के चरित्र में, उनके समाज के लिए प्रतिबद्धता में उस कम्युनिस्ट पार्टी का अक्स दिखाई देगा। तो इसीलिए साथियों हम आपसे यह अनुरोध करना चाहते हैं कि हालातों को समझिए और ये समझिए ये तमाम पार्टियां, कोई पार्टी आपके सामने ये सवाल नहीं उठाएगी कि इतनी अमीर गरीब में खाई क्यों बढ़ रही है, क्योंकि ये सबको चंदा, सबका पैसा एक ही तिजोरी से आता है। लेकिन आप जानते हैं जो सभा की गई है, आप में से एक एक से 5-5, 10-10 रुपए हमारे साथियों ने घूम घूम के इकट्ठा कर करके ये जितनी हम लोग कर पाए हैं उतनी व्यवस्था की। और मैं गारंटी करता हूं, मैं चुनौती देता हूं, ये जो भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस या दूसरी पार्टियां ये जो कहती है कि इनको पैसा बाहर से आता है, अरे सब कुछ तो आपका ईडी है, आपका सब कुछ है। 1 रुपया अगर कहीं बाहर से आता हुआ आप दिखा दो तो हम सब प्रस्तुत हैं। इस देश की जनता अपने खून पसीने की कमाई में से हिस्सा देकर अपनी पार्टी को खड़ा करती है। इस देश की जनता उनकी 4 रोटी है तो उसमें से 1 रोटी खिलाकर हमारे साथियों को तैयार करती है, खड़ा करती है। उनकी उम्मीद है इस देश के गरीबों के, मेहनतकश वर्ग की, आम लोगों की एकमात्र उम्मीद है सीपीआई कम्युनिस्ट पार्टी। और आप शिवदास घोष के चिंतन को पढ़िएगा, वहां पर हमारी बुक स्टॉल लगी हुई है, पढ़कर जानिए कि किस तरह का हिंदुस्तान बनाने के लिए शिवदास घोष ने आह्वान किया, तो आप समझेंगे। और आम लोग जो आज तमाम पार्टियों के घुलामे में आकर कोई हिंदू राष्ट्र की बात कर रहा है, कोई मुस्लिम राष्ट्र की बात कर रहा है, कोई अपने धर्म की बात कर रहा है, नहीं, हम सबका केवल एक धर्म है, मेहनत करने वालों का धर्म। बाकी धर्म सबके अपने अपने घरों में है। राजनीति को धर्म से अलग होना चाहिए। राजनीति जो ऊपर राजनेता बैठेगा उसके ऊपर सब धर्म के लोग ये यकीन कर सकें कि हम सबका है, किसी एक धर्म का या किसी एक जात का नहीं। ये आज वक्त की पुकार है। तो साथियों, मैं आप सबसे अनुरोध करना चाहता हूं, मेरी बात
मैंने थोड़ी लंबी रखी है, लेकिन बात को समझने के लिए जरूरी है कि केवल कोरे भाषण में आए, हमारी जो बात है असली बात वो हम आप तक पहुंचा पाए। यही बात कहकर मैं अपनी बात यहां खत्म करता हूं। मुझे उम्मीद है शिवदास घोष ने 1948 में जो चिंगारी इस देश में पैदा की, वो ये पूंजीवाद का जो काला घना अंधेरा है उसको जलाकर एक दिन रात करेगी और हिंदुस्तान के अंदर एक दिन इनकलाब आएगा। उस इनकलाब के लिए हिंदुस्तान के नौजवान, हिंदुस्तान की महिलाएं, हिंदुस्तान का मजदूर सड़क पर उतरेगा, सीने पर गोली खाएगा और रूस के लोगों की तरह हिंदुस्तान के अंदर भी मजदूर राज कायम करेगा। केवल वही एकमात्र हल है और वो इनकलाब शिवदास घोष के आज शिवदास घोष के चिंतन के माध्यम से आ सकता है। आज का मार्क्सवाद लेनिनवाद हिंदुस्तान के अंदर शिवदास घोष का चिंतन है। यही बात कहकर मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। इनकलाब जिंदाबाद। सर्वहारा के महान नेता कॉमरेड शिवदास घोष को लाल सलाम। SUCI कम्युनिस्ट पार्टी से धन्यवाद।